नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर महेंद्र बंजारा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं। आज जो मैं लेके आया हूं वीडियो वो है आपका जो 10th का जो पेपर हुआ है आज उसका सॉल्यूशन करवा रहा हूं। और आप लोगों को मेरे को देख के ये भी आप लोगों को ये फील हो रहा होगा कि आज सर इतने खुश कैसे हैं। उसका रीज़न ये है कि संजीवनी बूटी कॉन्सेप्ट जो हमने शुरुआत की थी हमें 10th वाले बच्चों के लिए, जो आपके लिए, उसके अंदर से काफ़ी क्वेश्चन सीधे पुट अप हुए हैं और कुछ एक रिलेटेड क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में आ गए। अगर ऐसे में पेपर का मिलान करूं, मैंने जो जो चीज़ें बोली है, जो नहीं बोली है उनको तो हटा देते हैं। जो चीज़ें मैंने बोली हैं और उस क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ बात बोली है तो वो क्वेश्चन आपके पेपर में अगर आया है तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये पूरा ही पेपर, अगर आप संजीवनी बूटी जो कॉन्सेप्ट हमने चलाया था उस पूरे कंटेंट को आपने देखा है, प्लेलिस्ट में ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और आपने क्रमबद्ध तरीके से अगर उन्हें देखा है तो आप श्योरली आपके बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने योग्य हो, क्योंकि उस जो भी वीडियो सीरीज है उसके अंदर ये सारे क्वेश्चन या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सारे सॉल्व किए हुए हैं। अब अपन शुरू करते हैं। अब शुरू करूंगा तो मैं ये वीडियो इसलिए आप लोगों के बीच लेके आया हूं, मैं आपको प्रूफ दे सकूं कि ये वाले क्वेश्चन वाकई ये इस कॉन्सेप्ट से आया है, ये मैंने इस वीडियो में करवाया है। तो देखें उसको। पेपर जब शुरू करते हैं तो पेपर का पहला ही क्वेश्चन है सूत्र निखिलम। सूत्र निखिलम से 105 का क्या ज्ञात करना है? वर्ग ज्ञात करना है। तो आपको मैंने काफ़ी बार कहा है कि जो वर्ग ज्ञात करने की 5 विधियां हैं और 5 विधियों का डिस्कशन करवाया मैंने, उसमें से एक विधि आपके कौन सी आई है? सूत्र निखिलम। बहुत ही सिंपल सी विधि आई है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है? समीकरण का हल करना है। अब समीकरण का हल कैसे? अब देखो यहाँ पे मैं वापस लिख भी देता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 105 का वर्ग सूत्र निखिलम से, और डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल आया है। इसका आंसर है 11025। दूसरा क्वेश्चन क्या आया है? समीकरण को हल करो। समीकरण कैसा दिया हुआ था? 2x + 2 = 7x + 2। ये जो क्वेश्चन है इस समीकरण को हल करना है। और आपको जब अनुप्रयोग पढ़ाए थे, सूत्र शून्य, साम्य, समुच्चय और उपसूत्र, ये जो भी अनुप्रयोग मैंने पढ़ाए थे, तो उस समय आपको कहा था जब दो चीजें दोनों तरफ अगर कोई उभयनिष्ठ हो तो उसे क्या कर दीजिए? 0 के बराबर कर दीजिए। उसके कारण उसका मान कितना? यहाँ पे रिजल्ट x - 2 आ रहा है। तो पेपर बहुत इजी आया है आप लोगों के। और इस पेपर को जिसने भी अगर पूरा अटेंड किया शांत माइंड से तो वो श्योरली 100 मार्क्स अपने जरूर प्राप्त करेगा, 100 आउट ऑफ 100। और ये मौका बहुत ही बेहतरीन था आप लोगों के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड और भी बेहतरीन के दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। एक सिंपल सी बात, मैं हर बार आपको बोल रहा हूं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसपा इंटू मसपा होता है। यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसप इंटू मसप, एलसीएम इंटू HCF। तो इस फॉर्मूले को आप यूज करके आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर 720 आ रहा है, वो आप आराम से निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने जब इससे रिलेटेड टॉपिक का वीडियो बनाया था, और मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूं, ये पूरा पेपर आ रखा है। ये जो भी 14 वीडियो मैंने बनाए थे आप लोगों के लिए, आपने इतना सपोर्ट दिया उन 14 के 14 वीडियो को। प्रत्येक वीडियो पे बहुत अच्छे व्यूज़ और उसमें आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स कमेंट के साथ भी दिया। और आपका अब काम एक और भी है कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो के लिए आपको लगे कि वाकई में सर ने जो चीज़ बताई है वो हमारे पेपर में आई है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं, ताकि उससे हमें भी लगे कि हाँ हमने कुछ अच्छा आप लोगों के लिए किया है। अब क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करूं तो मैंने ये कहा था जिसको टेबल आएगी त्रिकोणमिति की वो बंदा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। टेबल का मतलब 0, 30, 45, 60, 90। अगर ये वाले मान आते हैं तो आप मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके करेक्ट। और इसका क्वेश्चन क्या था? 3 कोस 30 डिग्री - 4 कोस क्यूब 30 डिग्री बराबर में क्या आया? 0 आंसर आ रहा है। पर इसके लिए आपको कोस 30 का मान तो आना चाहिए ना। कोस 30 का मान बनाने के लिए टेबल बनानी पड़ती है और टेबल मैंने आपको सिखाई है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करूं
तो क्वेश्चन नंबर 5 सेक 36 डिग्री बट्टा कोसेक 54 डिग्री माइनस सेक 54 डिग्री बट्टा कोसेक 36 डिग्री। ये वाला क्वेश्चन मैंने पूरक कोण संबंध आपको सिखाए थे, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। और अगर आज इस पेपर से कोई लड़का क्वेश्चन छोड़ के आया है या क्वेश्चन गलत करके आया है तो ऐसा इजी पेपर आपके वापस नहीं मिलने वाला है। अगर इसके आंसर की बात करूं तो इसका आंसर आपके क्या है 0। पूरक कोण संबंध मतलब सेक कोसेक का उल्टा है, एक दूसरे के ये सारे ऑपोजिट है। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु लिखिए। जब मैंने आपको 10वां चैप्टर है वो पढ़ाया था तो उस समय कहा भी था, और बाकी वाले बच्चे जो वीडियो के माध्यम से मेरे तक जुड़े हैं उनको मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था कि इसके लिए आप विविध प्रश्नावली मिला लें, उसके लिए कुछ एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें ताकि आपके ये किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु, किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु क्या होगा, उसका त्रिभुज का जो सेंटर पॉइंट होगा वही होगा। उसके बाद 7वें क्वेश्चन की अगर बात करूं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। ये भी और ही सिंपल, और ये भी पढ़ाया अपन ने क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या आया था, एक वर्त है, उस वर्त की ये त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। वर्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु था, ये 13 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु है, वर्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु, इस बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, ये स्पर्श रेखा हो गई। ये स्पर्श रेखा हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। बहुत ही अच्छे से समझाया था कि ये स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण, त्रिज्या और स्पर्श रेखा का रिलेशन होता है। अब यहाँ 13, 5 और 12 का ही तो रिलेशन बनेगा। 12 144, 5 25, 144 और 25 169। 169 किसका है 13 का। अब ऐसे कैसे 8वां सवाल और प्रायिकता का मैंने कॉन्सेप्ट जब बताया था तो कहा था पासे से क्वेश्चन आ सकता है, या आपके ताश वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर मैंने कहा था कि आपके क्वेश्चन आ सकता है सिक्कों वाले कॉन्सेप्ट से। उसमें से आपके पासे वाले से कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है कि एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता। पासे को फेंकने पर टोटल 6 परिणाम आते हैं और 4 से छोटे 3 ही होते हैं, तो 3/6 यानी 1/2। देखें, ये जिन लोगों ने ये वीडियो पूरे देखे हैं 14 वीडियो, उनका तो श्योरली बोर्ड एग्जाम का पेपर बहुत ही शानदार हुआ है, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो उन वीडियो में नहीं मिले आपको। क्वेश्चन नंबर 9, वाहनों के लिए आवश्यक पीयूसी का नाम लिखिए। पीयूसी का नाम क्या है? पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। बहुत ही सिंपल, ये तो हर हाफ ईयरली एग्जाम को उठा के देखो तो भी उसमें भी आता है, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। 10वां क्वेश्चन मैंने आपके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा था और वो क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। उसमें मैंने क्या करवाया था कि एक गाड़ी है जो पहले सिग्नल पे इतने मिनट रुकती है, दूसरे सिग्नल पे इतने मिनट रुकती है, तीसरे सिग्नल पे इतने मिनट रुकती है, तो वो रुकने वाला समय ज्ञात करना है। उसी से तो रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि एक कार 3 मिनट में पहला, 6 मिनट में दूसरा और 9 मिनट में तीसरा सिग्नल क्या कर जाती है, पार कर जाती है, तो वो 13वां सिग्नल पार करने में कितना समय लेगी? 3 मिनट में पहला, दूसरा 6 मिनट में, तीसरा 9 मिनट में, ऐसे करते करते 13वां सिग्नल कैलकुलेट करना है जो आपका 10वां क्वेश्चन है। तो 13वां सिग्नल पार करने में कितने मिनट का समय लेगी? तो सिंपल सी बात है, an बराबर a + n-1 इंटू डी, यानी ये जो 13वां सिग्नल है ना उसकी वैल्यू बतानी है। ये मान लिया मैंने 13वां पद है, ये 13वां पद मान लिया, a की वैल्यू 3, n का मान 13 -1, d का मान कितना है 3 चल रहा है ना, तो 3 + 12 36 यानी 39 मिनट का समय लेगी ना। कितने इजी क्वेश्चन थे और जिन्होंने वीडियो देखा उनके तो बहुत ही अच्छा फायदा हुआ। नेक्स्ट अगर बात करूं, इसी के साथ ये पार्ट ए कंप्लीट आपके। अगर अब मैं पार्ट बी की बात करूं तो पार्ट बी में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उस क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। सूत्र प्रावर्तीय आधारित विधि से निम्न को हल कीजिए। अब भाग विधि का मैंने इतना आपको समझाया, सूत्र प्रावर्तीय, सूत्र निखिलम, सूत्र ध्वजांक, तीनों में से कोई एक विधि याद कर लो, आपके बोर्ड एग्जाम में श्योरली यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप होगा।
और एक क्वेश्चन वो आ गया है कि सूत्र प्रावर्तीय विधि से क्या करें हैं, इसको हल कीजिए। क्वेश्चन आया है आपके 14,885 में भाग देना है 123 का, तो भाग दे दिया। भाग देने के बाद अब सूत्र प्रावर्तीय के अंदर क्या होता है और सूत्र निखिलम के अंदर क्या होता है, जो संशोधित भाजक होता है वो प्लस में हो तो माइनस में कन्वर्ट करें, माइनस में हो तो प्लस में कन्वर्ट करें और फिर आंसर ज्ञात करें। यहाँ से इसका आंसर 121 भागफल और आपके शेषफल आया था 2। तो बहुत इजी क्वेश्चन आए और आप लोग अगर इन्हें भी अगर मिस्टेक अगर इनमें भी रह गई है तो फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 और इजी क्वेश्चन और वीडियो में बताया हुआ क्वेश्चन, और ये वीडियो में इसीलिए आपके बीच लेकर आया हूं ताकि आपको क्लियर कर सकूं। कोई कहने वाला हो कि सर आपने नहीं बताया तो भी आप कि ये प्रूफ है इस चीज का, नहीं तो 14 वीडियो प्लेलिस्ट में हमेशा लाइफ टाइम पड़े रहेंगे, वो वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। परिमेय संख्या 7/80 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत? क्वेश्चन नंबर 12 7/80 अगर कोई परिमेय संख्या है और उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, ये कैसे पता करते हैं? ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है, ये अंश होता है और ये हर होता है। अगर हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n इस रूप में हो तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। ये चीज आप ध्यान रखना, और यही मैंने आपको कहा था। इसमें भाग नहीं देना है, तो इस कंडीशन में जो कम पड़े उसे ऊपर नीचे गुणा करके आंसर प्राप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्त के त्रिज्या खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है, तो वर्त के लघु त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई ज्ञात करो। जब मैंने ये वीडियो बनाया तो उसमें इस इधर एक साइड में मैंने सूत्र लिखे थे, चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, जो लघु त्रिज्या खंड कह सकता हूँ, एक और लघु त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखा था, वर्त के क्षेत्रफल का, अर्धवर्त के क्षेत्रफल का, वर्त की परिधि का, अर्धवर्त की परिधि का। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको समझाए हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में चाप की लंबाई चाहिए थी, और चाप की लंबाई तो बहुत ही ईजी है ना, 2πr थीटा बटा 360, 2πr थीटा बटा 360। यहाँ पर आप के पास r का मान 14 है, थीटा 90 है, आपके पास आंसर आया 22 सेंटीमीटर। जिसने अच्छे से किया इसे, बहुत ही इजी क्वेश्चन आए, और अगर इस यहाँ से चूक हुई है तो फिर गड़बड़ी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 एक शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर है, तिर्यक ऊंचाई 25 है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर वही बात, क्योंकि इससे भी तो संबंधित फॉर्मूले लिखे थे। तो फॉर्मूले क्या? घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला। मैंने कहा था 5 कॉन्सेप्ट है, एक सवाल फिक्स है, एक नहीं खूब सारे क्वेश्चन हैं, अभी देखें उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बोला गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर कोष्ठक एल प्लस आर, पाई आर कोष्ठक एल प्लस आर। आपके पास व्यास दिया हुआ था, व्यास डी होता है 14, व्यास का आधा क्या होती है? त्रिज्या 14/2, ये 7 सेंटीमीटर, और एल 25, एल भी दी हुई, आर भी दी हुई, तो एल, आर और आर, पाई का मान 22/7, जिसने मान रखा उसके उत्तर आया, और उत्तर 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, क्योंकि सारी इकाइयाँ मीटर में हैं। उसके बाद 15वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि 15वें क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करवाया, और हूबहू अगर क्वेश्चन आ गया तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक सीधे 8 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष से सीसीटीवी कैमरा इस प्रकार लगाया गया कि 10 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे यातायात देखा जा सकता है, तो खंबे के परछाई द्वारा निर्मित वर्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहले त्रिज्या लाइए, संख्याएं चेंज हुई है लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज नहीं हुई है। क्षेत्रफल आया 113.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इससे बड़ी बात क्या होगी कि क्वेश्चन वही आए हैं, अभी तक 15 के 15 क्वेश्चन अपन से वही रिलेटेड जो अपन ने वीडियो बनाए हैं उसी से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 16 शुरू करते हैं, और 16 में पार्ट सी की अपन बात शुरू करते हैं। पार्ट सी आपको पता है कि प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है यहाँ पे, और 3 नंबर के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16, वो क्वेश्चन नंबर 16 आया है
कि एक द्विघात बहुपद दिया, उसके शून्यांक ज्ञात करो और शून्यांकों और गुणकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करो। बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया। द्विघात समीकरण के मैंने आपको वीडियो में खूब अच्छे तरीके से बताया कि गुणनखंड करने मध्य पद के 2 टुकड़े कर दीजिए उस प्रथम और अंतिम पद के अकॉर्डिंग। तो देखें x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ये क्वेश्चन आपके 16 आया। यहां से x के 2 मान ज्ञात करने और x के वो 2 मान है -3 और 5। जिस बच्चे ने किया है और जिसने वीडियो देखा है उसके ये क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। फिर जांच अगर करनी है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा है, अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा है। ये यहाँ पर ये जो एक एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो a है, ये x का गुणांक b है और ये क्या है c। बहुत सिंपल सी चीजें आई हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरे पद 24 और 2800, ये क्वेश्चन करवाया मैंने आपको वीडियोस के अंदर, आप जाके देख सकते हैं। इसका प्रूफ अगर आपको चाहिए तो और जाके गहराई से चेक कर सकते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरे पद 24 और 2800, तो श्रेणी के पहले 61 पदों का योगफल ज्ञात करो। मैंने इतना आपको समझाया कि योगफल ज्ञात करने के लिए Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a + n-1 इंटू d, एक फॉर्मूला ये है, और एक फॉर्मूला Sn बराबर n/2 कोष्टक a + l, एक फॉर्मूला ये भी है। अब ये सारी चीजें समझी हुई है, देख के अच्छा लग रहा है, लेकिन पेपर में अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो फिर बुरा भी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 17, दूसरा और तीसरा पद दे रखा था, तो a2 और a3 दिया हुआ था, तो d तो 4 आ ही रहा था, ज्ञात कर सकते थे। 61 पदों का योगफल a आ जाता, d आ जाता, फिर n 61 दिया हुआ, तो योगफल ज्ञात करने में कहाँ हर्ज है, क्या प्रॉब्लम है। तो आपको योगफल आ रहा था 8540, वेरी सिंपल। उसके बाद 18वां क्वेश्चन, अब फिर वही बात हो गई कि फिर बताया और फिर एग्जाम में आ गया। 18वां क्वेश्चन, एक 12 मीटर ऊंचे पेड़ तेज हवा से टूट जाता है और शीर्ष जमीन को छूने लगता है। ये 12 मीटर ऊंचा पेड़ है, ये जमीन है, और ये बीच में से क्या हो गया, टूट गया। ये बीच में से यहाँ से टूट गया, तो टूटा तो ये वाला हिस्सा ऐसे मुड़ गया, ये मुड़ गया, टूटने से मुड़ गया ना। ये वाला हिस्सा जो था वो टूट के इधर आ गया ना। तो इधर आने से क्या हुआ है कि वो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाने लगा। ये लो 30 डिग्री का इसने कहा बना देते हैं। 12 मीटर ऊंचा पेड़, ये पूरा पहले 12 मीटर ऊंचा था, हवा के कारण टूटा है। तो तेज हवा से पेड़ टूटने, तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है, तो जमीन से ये मतलब मध्य से टूटा है, तो माना ये वाली हाइट x है, तो ये कितनी होगी, ये 12 माइनस x हो जाएगी। यानी ये चीज़ x आपको क्या करनी थी, आपको ज्ञात करनी थी। x यानी ये कर्ण हो जाता, ये थीटा है, और लंब, अगर लंब की बात करूं पूरा तो 12 है ना, तो ये कितना 12 माइनस x है, और दोनों को ऐड करूं तो 12 होता है। तो x ज्ञात करना था आपको, और उस x का मान था 4। और इसके लिए मैंने आपको इतना कहा था कि आप tan थीटा का संबंध जिसको आएगा वो ये क्वेश्चन कर लेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा अलग ज्यामिति से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ज्यामिति से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूं तो इसमें आया है कि एक ही आधार BC पर 2 त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC बने हैं। AD और BC परस्पर O पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। देखें क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, एक ही आधार BC पर 2 त्रिभुज बने हैं, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, इसका नाम है ABC और इसका नाम है DBC। यदि AD और BC, ABC ये वाली BC हो गई और ये AD, ये BC और ये AD, दोनों एक दूसरे को O पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध आपको ये करना था कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर AO बट्टा DO। इससे तो इजी क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 आधार इंटू ऊंचाई तो होता है, AO बट्टा DO, AO बट्टा DO। अगर मैं यहाँ से एक लंब इस BC पे खींचूं और इधर से एक लंब इधर BC के लिए खींचूं, तो इस कंडीशन में ये 2 त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। क्यों? ये 90 और ये भी 90, ये सम्मुख कोण है। तो 2 कोण जब बराबर हो तो वो आकृतियां समरूप आकृतियों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। यानी AO बट्टा DO
AO बट्टा DO किसके बराबर हुई? ये हुई है आपके, इसे P नाम दे दीजिए, इसे Q नाम दे दीजिए, ये हुई है PD बट्टा सॉरी AO है तो इसे ऊपर वाले को AQ और ये हुई है PD। ये चीज़ समरूपता के कारण आई। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए था तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, दूसरे का भी 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये कौन से त्रिभुज के लिए? ऊपर वाले त्रिभुज ABC के लिए। और ये चीज़ किसके लिए? ये त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल। तो अब ध्यान दीजिएगा, आधार कितना है? आधार इसमें भी BC, इसमें भी आधार BC। ऊंचाई इसकी कितनी है? AQ है ना, इसकी ऊंचाई कितनी है? PD है। ये इससे कट गया। AQ PD किसके बराबर है? AO बट्टा DO। तो बराबर कर दूं AO बट्टा DO। यही तो चीज लानी थी, जिसने अच्छे से समझा उसने कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, दी गई आकृति में चतुर्भुज ABCD में AB AC और AD हो तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध ये करना था और आकृति इस प्रकार थी। ये आपके पास वर्त था, ये वर्त का केंद्र, वर्त के केंद्र पे ये इस प्रकार की स्थिति थी। तो देखें ये A, ये B, ये C और ये D। अब करना क्या था? आपको इस B को D से मिलाना था, B को D से मिलाना था। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि किसी वर्त के परिधि पर स्थित कोण जो होता है वो केंद्र पर स्थित कोण से क्या संबंध बनाता है। केंद्र वाला कोण परिधि पर स्थित कोण का दोगुना होता है, सीधी सी बात है। तो यहां पर आपको AB, ये AB, उसके बाद AC, ये वाली AC और उसके बाद AD, ये तीनों चीजें बराबर थी। सिद्ध ये करना था कोण BAD बराबर 2 कोण BDC प्लस कोण CBD। ये चीज लानी थी, बहुत इजी। कोण BAD कहाँ है? BAD यानी ये वाला कोण आपको लाना था। अब देखो, इसे 1 नाम दिया, इसे 2 दे दिया, इसे 3, इसे 4, इसे 5 नाम दे देता हूँ, इसे 6, इसे 7 और इसे 8। अब मैं कुछ चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये आपको चाहिए 2 कोण BDC, 2 कोण BDC। तो संबंध किस प्रकार बनाना है, वो संबंध समझना है कि संबंध ये वाला और ये वाला, एक तो ये वाली स्थिति और एक ये वाली स्थिति, ये दोनों स्थितियां कौन सी? 2 और 1 आपस में क्या होगी? बराबर होगी। 2 और 1 क्या होगी? कोण 1 बराबर कोण 2। कोण 1 है ना, वो कोण 2 के बराबर होगा। उसका रीजन क्या है कि एक ही वर्तखंड में बने 2 कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन वर्तखंड में नहीं, ये वाला कोण कहाँ है? ये वाला कोण है परिधि पर, और ये वाला कोण ये केंद्र पर है और ये परिधि पर है। तो कोण 1 किसके बराबर? इस 2 कोण 2 यानी BDC हो जाएगा। ऐसे कैसे? ये वाला जो कोण 2 है, ये वाला कोण 2 किसके बराबर होगा? ये कोण होगा CBD यानी 2 कोण 4। और जब ये जोड़ूंगा तो 1 + 2 बराबर 2, यहाँ से कॉमन आ जाएगा। कोण 2 + कोण 4 करूंगा तो ये पूरा क्या बनता है? कोण BAD बनता है। ये 2 का 2, कोण 2 क्या है? कोण 2 है आपका, कोण 2 नहीं है आपके पास। यहाँ पर ये 1 है, सॉरी यहाँ पे ये 7 है, तो यहाँ पे 7 लेना था, ये 7 होगा। तो कोण 7 क्या है? BDC और कोण 4 कितना है? तो CBD, कोण CBD। तो बहुत सिंपल तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व, अगर आप पढ़ के जाते तो बहुत इजी वे में सॉल्व कर लेते। ऐसे कैसे? क्वेश्चन नंबर 21 आया है कि त्रिभुज ABC की भुजा BC को एक वर्त P पर बाह्य बिंदु से स्पर्श करता है तो अन्य 2 बिंदु। करना क्या था समझिएगा, ज्यामिति से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ज्यामिति वाले जो भी क्वेश्चन आते हैं, ज्यामिति वाले क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, लेकिन उन क्वेश्चनों को अगर अच्छे से पढ़े तो वो अपने लिए इजी है। जैसे आपको बोला था कि त्रिभुज ABC की भुजा BC को एक वर्त बिंदु P पर बाह्य स्पर्श करता है। एक ये वर्त है, ये वर्त त्रिभुज ABC की भुजा BC, ये BC भुजा है, इसको ये बाहर स्पर्श करता है एक बिंदु P पर। कहाँ पर?
यहाँ पर बिंदु P है, P पर स्पर्श करता है। एक अन्य दो भुजाएं AB और AC को बढ़ाने पर, ये AB है और ये AC, इन दोनों भुजाओं को AB यहाँ तक ही है, AC यहाँ तक है, इन दोनों को आगे बढ़ाया तो AB को आगे बढ़ाया तो ये कहाँ तक पहुँची, Q तक, AC को आगे बढ़ाया तो ये कहाँ तक पहुँची, R तक। बिल्कुल सिंपल है। तो आपको सिद्ध क्या करना था, AQ बराबर 1/2 AB प्लस BC प्लस CA। AQ कहाँ है, ये वाली AQ है, ये AQ किसके बराबर होनी चाहिए, AB, BC और AC, इनके बराबर होनी चाहिए। अब समझिएगा, ऑलरेडी AQ बराबर AR, क्यों, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि वृत्त के ऊपर बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हमेशा समान लंबाई की होती है। ऐसे कैसे, ये वाली BP किसके बराबर है, BQ के, BP बराबर BQ। रीजन दे सकता हूं, रीजन ये है कि BP बराबर BQ इसलिए हुई है कि ये बिंदु B बाई है और ये पर दो क्या हो गई, स्पर्श रेखाएं। ऐसे कैसे, CP बराबर किसके हुई, CR, CP किसके बराबर हुई, CR के बराबर हो गई। तो अब समझिएगा आप लोग, ये जो AQ है ना, इस AQ को मैं कैसे लिख सकता हूं, AQ को लिख सकता हूं AB प्लस BQ। AR को क्या लिख सकता हूं, तो AR को लिखूंगा AC प्लस CR, यही लिखा जाएगा। अब आपको, या फिर ऐसे नहीं करके, आपको तो AQ तो चाहिए था ना, AQ बराबर तो AR है, बराबर में क्या है, AR को आप क्या लिख सकते हो, AC प्लस CR, ये चीज लिखी जा सकती है। तो ये चीज लिखने से यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा कि जो ये AC है, AC तो AC रहेगी, लेकिन जो CR है ना, उस CR की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, CP लिख सकता हूँ, CR की जगह क्या लिख सकता हूँ, CP लिख सकता हूँ, लिखा जा सकता है। वैसे वैसे ये AQ किसके बराबर हुई, AC प्लस CP के। और अगर AR की बात करूं तो AR किसके बराबर हो जाएगी, AB प्लस BP के बराबर हो जाएगी। और ऐसे अगर ये वाली चीज़ और ये दोनों जुड़ेगी तो आपके ऑल ओवर क्या रिजल्ट आएगा, त्रिभुज का अपन कहेंगे त्रिभुज का परिमाप ही तो आएगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से आप ये तीन चीज़ें जिसको ज्ञात थी वो आराम से कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूं तो नेक्स्ट आपके होगा 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन आप वीडियो के अंदर जाके देखें, मैंने 6 टॉपिक समझाए कि परिवर्त बनाने के लिए समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, और अंतःवर्त बनाने के लिए भी तीनों कॉन्सेप्ट। लेकिन परिवर्त बाहर बनता है, परिवर्त के अंदर भुजाओं का लंब समद्विभाजन होता है, अंतःवर्त में कोणों का समद्विभाजन होता है। उसके बाद 23वां क्वेश्चन, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना था। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई 22/7, पाई आर स्क्वायर त्रिज्या 21 × 21 थीटा 90 ऑलरेडी दिया हुआ था। तो कितने सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आए हैं। उसके बाद 24वां क्वेश्चन, फिर वीडियो जाके देखें प्लेलिस्ट में, एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, उसे पिघला कर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने बेलन बनाए जा सकते हैं। यानी धातु के गोले का आयतन किसके बराबर होगा, n इंटू, क्योंकि कितने बेलन बनाए जा सकते हैं तो n मान लिया, n इंटू एक बेलन का आयतन, n इंटू एक बेलन का आयतन। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था, लेकिन जिसने अच्छे से वीडियो को देखा समझा वो अच्छे से क्लियर कर गया। अगर इसकी बात करूं तो धातु के गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और अगर इसकी बात करूं तो n इंटू बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h होता है। और जिसने इस पूरे को सॉल्व किया, अब सॉल्व करने के लिए इसकी त्रिज्या चाहिए थी तो इसकी त्रिज्या तो 9 थी ना, इसकी त्रिज्या चाहिए थी तो इसकी त्रिज्या तो आपके पास 3 है, और ऊंचाई चाहिए थी, ऊंचाई कितनी थी 6, सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल थी। इस प्रकार n बराबर कितना आया था 18, n जो कितने बेलन बने 18। इस प्रकार 25वें क्वेश्चन की बात करूँ तो कॉपी पेस्ट अपने वीडियो से ही हुआ। क्या एक थैले में 5 सफ़ेद लाल 2 और 3 काली गेंदें हैं, तो सफ़ेद लाल और काली गेंदें होने की आपको प्रायिकता बतानी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 1/2 सफ़ेद होने की प्रायिकता, लाल होने की 1/5 और काली होने की 3/10। अगर अब पार्ट 10 की बात करूं, सॉरी भाग द पार्ट डी, तो क्वेश्चन नंबर 26 ग्राफ से रिलेटेड। ग्राफ के 2 हल ज्ञात करने के बाद में जिसने ग्राफ को प्रदर्शित करके जो आलेख खींचा, उसमें जहां पे जो क्रॉस बिंदु आए वो क्रॉस बिंदु आपको किस में रखने थे, 4x + 3y = m। यहाँ पे जिसने रखे उसके क्या आया है, m का मान आया है और 6 नंबर भी फिक्स हुए हैं।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, मैंने आपको इतना समझाया कि रूट वाला क्वेश्चन आता है और मैंने सॉल्यूशन भी उसी का करवाया और रूट वाला क्वेश्चन आया। रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं और परिमेयकरण करके जिसने सॉल्व किया उसके आंसर बहुत चंद सेकंडों में आए। उसके बाद 27वें का अगर सेकंड वाला क्वेश्चन देखूं तो a + b का होल स्क्वायर सबको आता है ना, वो वाला क्वेश्चन, वो वाला फॉर्मेट 2 बार क्या था, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। तो जिसने ये वाला फॉर्मूला जिसे याद था ना, वो 27 का क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत इजी वे में सॉल्व कर गया। ऐसे कैसे क्वेश्चन नंबर 28 की बात करूं तो 28 में आपको एक बिंदु x अक्ष के ऊपर स्थित यानी y का मान 0 होगा, यहाँ से एक और बिंदु है, यहाँ से कुछ एक दूरी पे एक और बिंदु है, तो इन दोनों बिंदुओं की मध्य की दूरियां बराबर है, तो आपको x का मान ज्ञात करना था -6,0। क्वेश्चन इतने ईजी आए थे, फिर भी अगर आप लोग अगर पेपर को अटेंड नहीं कर पाए हैं तो उसमें आपने संजीवनी बूटी वीडियो नहीं देखे हैं, वो आपके कमी रह गई है। तो आप इस चीज़ को भी अपने जहन में रखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो 28 का है वो ये, आपके पास 2 बिंदु है और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा, क्या बोला है, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को बिंदु 7,6, इसके बीच में 7,6 है। ये किस अनुपात में बांटता है, किस अनुपात में बांटता है, m1 अनुपात m2 ले लीजिए और अनुपात ज्ञात कर लीजिए। कोई एक x वाली वैल्यू को बराबर कर दो या y वाली वैल्यू को बराबर कर दो, उससे आपके क्या आ जाएगा आंसर, क्योंकि x का मान 7 है, फिर आप मान रखोगे तो m1 अनुपात m2 बहुत सिंपल वे में आ जाएगा। और अगर बात करूँ तो इसका आंसर है 2:3, इसका क्या है ये आंसर। और क्वेश्चन नंबर 29, 6 नंबर का एक ऐसा क्वेश्चन आया जिस क्वेश्चन की आपको उम्मीद कम ही होती है, लेकिन बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन आया। और उसमें क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया था सिद्ध कीजिए कि एक चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण वर्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण वर्त के शेष भाग पर किसी बिंदु पर अंतरित कोण का क्या होता है, 2 गुना। ये वाली थ्योरम अपन ने इसी पेपर के अंदर एक क्वेश्चन में यूज की। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको करवा रहा हूँ 29 का सेकंड, बहुत इजी है, 29 का फर्स्ट भी और 29 का सेकंड भी। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें बोला गया एक वर्त है, इस वर्त में किसी चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ाने पर जो बहिष कोण होता है वो अपने अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है, तो वो एक चक्रीय चतुर्भुज भी क्या होता है या नहीं होता। कहने का मतलब ये एक चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज की एक भुजा को क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया, तो ये वाला कोण बना ना बाहर वाला, ये वाला कोण इसके बराबर होना चाहिए। इसे 1 मान लिया, इसे 2 इसे 2 और इसे 3, ये कोण 1 किसके बराबर होना चाहिए, 3 के। ये चीज आपको सिद्ध करनी है, वेरी सिंपल, क्योंकि 1 और 2 ये त्रिभुज ये एक वर्त के अंदर बना चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होता है, तो ये कोण 1 और कोण 2 कितना होता है, 180 होता है, 180। और ये दोनों कोण कितने होते हैं, ये दोनों कोण भी 180 होते हैं, 180 और 180 बराबर, तो समीकरण 1 बराबर 2, तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 2 प्लस कोण 3। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों ही क्या है, बराबर हो गई, 2 से 2 कट गया, 1 किसके बराबर हुआ, 3 के। क्या ये चीज़ आप सिद्ध नहीं कर सकते थे। 3 लाइनों का क्वेश्चन और 6 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में पक्के हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, माध्य और बहुलक। आपको इतना समझाया कि लास्ट वाले पार्ट 14 में माध्य, बहुलक और माध्य का 3 से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। माध्य, या तो माध्य का जो क्वेश्चन आता है सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f, और उसके बाद अगर बात करूं माध्य का, तो माध्य का क्वेश्चन आता है तो वो होता है L प्लस n बट्टा 2 माइनस सी बट्टा f इंटू एच, और जो बहुलक का सूत्र है वो क्या है, L प्लस f1 माइनस f0 बट्टा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। तो ये 3 ही तो फॉर्मूले थे, और मैंने पार्ट 14 में समझाया कि 6 नंबर पक्के कर लेना अपने, ताकि ये आप लोगों के ये चीज़ तो फिक्स हो। यहाँ से माध्य का क्वेश्चन आया, और माध्य आपका माध्य क्या आया, तो माध्य आया है आपका 23.25, और बहुलक क्या आया, बहुलक आया है 23.33। बहुलक और माध्य। अब उत्तर की जांच करने का तरीका, इन दोनों के बीच का गैप बहुत कम होना चाहिए, होने चाहिए सेम ही रिजल्ट, लेकिन गैप
बहुत कम होने चाहिए। तो आप देखो आप कहाँ हो, आप अपना मूल्यांकन खुद कर सकते हो इस वीडियो के माध्यम से। और ये वीडियो आप तक पहुँचाने और बनाने का रीज़न यही है कि आप लोगों को पता चले कि सर ने जो चीज़ हमें पार्ट 1 से पार्ट 14 तक समझाई, वो का वो पेपर अगर बोर्ड एग्ज़ाम में आया और उसके बाद भी अगर हम एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं तो उसमें हमारी वजह से कोई कमी रही है। सर ने बहुत अच्छा प्रयास किया, स्कूल ने बहुत अच्छा प्रयास किया। तो आप इस वीडियो को देख के आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी कि हमें क्या बोर्ड एग्ज़ाम में करना था। और इसी के साथ मैंने आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर भी बताए हैं, जिससे आपके जो भी डाउट हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें और नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई गलती ना हो कि आप संजीवनी बूटी कॉन्सेप्ट से अगर नहीं जुड़े हो तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर जुड़ें और अधिक से अधिक इन वीडियो का फ़ायदा लें। धन्यवाद।